बड़ा दर्द था। पिताजी और भनोई भी घबरा रहे थे कि अब ये 4-5 है, ये अकेला क्या करे। कहता है मैं मारने दूंगा, मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं इनको लेके आया हूँ घर से, मैं इनको घर वापस पहुँचाऊँगा। मैंने इनका नमक खाया, ये बलूच मिलिट्री आई है, ये कर्फ्यू लगा के बहाना करके ये सब कत्ल कर देगी हिंदुओं को। वहाँ जाके इन्होंने 14,000 हिंदू 17,000 में से मार दिया। 17,000 की बात थी, 14,000 मार दिए। उन्होंने 1947 में लिस्ट बनाई, उन्होंने वो 22 लड़के थे, उनकी लिस्ट बनी थी, जिसमें मेरा भी नाम था कि इनको जाने नहीं देना इंडिया, इनको मार देना है। अब हमारा जो धोबी था मुसलमान था, बड़ा पुराना 50 साल से था मेरे जन्म, तो उसने आके बता दिया कि आपके लड़के का मेरे पिताजी को मेरे बारे, इसका नाम है, इसको आप छुपा लीजिए, इसको बिल्कुल बाहर ना निकलने दीजिए, इसको उन्होंने छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजेंद्र कंबोज, दास्ताने पार्टीशन 1947 यूट्यूब चैनल से। इस वक्त मैं हूं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में और मैं बैठा हूं श्री सतपाल विग जी के साथ, सन ऑफ लेट श्री हीरानंद विग जी। जो एड्रेस इनका अखंड भारत में था वो था हाफिज़ाबाद, जो एक बहुत बड़ा टाउन है। अब डिस्ट्रिक्ट बन गया, अब वो डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और इनका जन्म हुआ है अक्टूबर 1930 में। अभी जो इनकी उम्र है वो 91 ईयर्स, यानी कि 91 साल, 91 ईयर्स की हो चुकी है। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे और उस वक्त के हालातों के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे उस वक्त की चीज़ों को। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर फ़ोन करें, या फिर आप अपनी कहानी को अपने ही घर में अपने मोबाइल के माध्यम से रिकॉर्ड करें और हमें ईमेल कर दें, जो कि हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलिए बात शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको नमस्कार। आपको भी नमस्कार जी, वेलकम टू माय प्लेस। थैंक यू। तो आप अपना नाम बताएंगे और अभी हम कहाँ पे बैठे हैं हिंदुस्तान में वो बताएंगे। मेरा नाम सतपाल विग है। मैं वैसे अक्टूबर 1930 का बार्न हूँ। मेरी बर्थ प्लेस हाफिज़ाबाद है, जो उस वक्त एक बड़ा टाउन था, लेकिन अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया है। इस वक्त आप पंजाबी बाग एक्सटेंशन न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं मेरी रेजिडेंस पे। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये यहाँ ही हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपकी पैदाइश पाकिस्तान जो बन गया है, अब उस वक्त हिंदुस्तान था जी, 1930 की है जी। बंटवारे के वक्त आपकी उम्र 17 साल जी थी। 17 से भी कम था, कम थे थोड़े से, ठीक है। तो जो आपका टाउन था उसमें आबादी जो थी वो कितनी थी और उसमें डिवीज़न कैसा था, कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, ऐसा कुछ? आबादी कोई 40,000 के करीब होगी अंदाज़न। उसमें से कोई 25,000 तो हिंदू होंगे और 15,000 मुस्लिम होंगे, क्योंकि ज़्यादा मुसलमान आबादी जो थी वो बाहर, शहर के बाहर दूर छोटी छोटी जगहों पे सेटल थे। हिंदू ज़्यादा बिजनेसमैन थे, वो शहर में थे, उनकी बड़े बिजनेस थे, अच्छे थे, शैलर थे, राइस मिलें थी, आइस फैक्ट्री थी, और वेरी वेल टू डू थे फैमिली, हिंदू फैमिली। और वो जो मुस्लिम तबका था वो मोस्टली या तो एग्रीकल्चर में था या वो सर्विस जैसे होती है, ऐसे नाई धोबी, ये थे समथिंग मोस्टली, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू, ये था नॉर्मल। और सारा बिजनेस का हिंदुओं के हाथ में था सारा। बड़ी अनाज की बहुत बड़ी मंडी थी हाफिज़ाबाद। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर ऑफ दैट टाइम एट दैट एरिया। और इसका राइस बड़ा मशहूर था, एक्सपोर्ट तक होता था, बासमती राइस, बड़ा हाई क्वालिटी का राइस। तो ये इस फ्लरिशिंग था। काफ़ी हिंदू जो थे वो काफ़ी असुदा हाल में थे, अच्छी वेल सेटल थे, प्रॉस्पेरिटी थी। और 2 हाई स्कूल थे वहाँ पे, एक तो
म्यूनसिपल कमेटी का था जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लड़के पढ़ते थे। एक आर्य समाज का GSS हाई स्कूल था जिसमें हिंदू लड़के ज़्यादा 98% पढ़ते थे। आपके परिवार का बिजनेस क्या था? मेरे फादर ठेकेदार थे, कैनाल डिपार्टमेंट के, छोटे ठेके लेते थे ब्रिज वगैरह ये वगैरह बनाने के। और वो क्या नाम, हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे ताऊ जी थे, वो भी थोड़ा बाद में ठेके थे, पहले वो पटवारी भी उस इलाके में रहे थे। तो पिताजी मेरे ठेकेदारी करते थे और ठेकेदार के नाम से ही उनको ज़्यादा लोग जानते थे शहर में। ठीक है। कैनाल डिपार्टमेंट, सिविल कंट्रैक्ट। तो हाफिजाबाद के आसपास कौन से और कस्बे या शहर थे? हाफिजाबाद के पास कई मशहूर जगह है, जैसे पिंडी भट्टिया है जो दुल्ले भट्टी का शहर है। अच्छा। जो 12-14 किलोमीटर है। ठीक। और दुल्ला भट्टी तो एक किसी का नेटिव हाफिजाबाद का गिना जाता है। जो हाफिजाबाद का थाना था, पुलिस स्टेशन, ये पत्थर का बहुत बड़ा किला सा था छोटा, ये दुल्ला भट्टी का किला था जो अब उस वक्त हमारे टाइम पे पुलिस स्टेशन के तौर पे काम करता था। बड़ा स्टडी स्ट्रांग बना हुआ था, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, सील, बड़े ऊंचे ऊंचे गेट। तो वो दुल्ला पट्टी का गेट था। दुल्ला पट्टी बड़ा मशहूर हुआ। और अगर आप बताएं तो कुछ में हाफिजाबाद की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जिसमें जगमोहन जी है जो DDA के वाइस चेयरमैन हुए, ये भी हाफिजाबाद के हैं। डॉक्टर महाराज की राय बहादुर डॉक्टर महाराज कपूर जो कि चेयरमैन हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक के। राय बहादुर डॉक्टर मथुरा दास मोगे वाले आई स्पेशलिस्ट, वो भी हाफिजाबाद के हुए हैं। और भी बड़ी कई हस्तियाँ हैं, सारे के नाम तो याद नहीं इस वक्त आ रहे, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं। अच्छी इनकी एजुकेशन थी, कुछ इनमें से फॉरेन से भी पढ़ के आए थे। अच्छा। तो इसलिए उनको अच्छा वेल टू डू था, काफ़ी अच्छी प्रॉपर हवेलियाँ थी, बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, सब कोई। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई फिर? मैं देखिए 1947 मार्च में, मार्च अप्रैल में हम मैट्रिक में मैंने इम्तिहान दिया। तो उन दिनों में भी कर्फ्यू वगैरह लग रहे थे, तो बड़ी टेंशन में इम्तिहान दिया। तो मेरे स्कूल से कोई तकरीबन 150 लड़का अपीयर हुआ था। ऐसा था कि वो पता नहीं होता था कि सुबह पेपर है, अगर कर्फ्यू लग गया तो पेपर नहीं दे पाएंगे। और अगर क्या नाम है गड़बड़ हुई, छुरेबाजी होती थी, तो तब भी लोग रुक, माँ बाप बच्चों को नहीं जाने देते थे, नेचुरल था। तो ऐसे हमारा भी एक, जब मेरे इम्तहान हुए तो मेरे पिताजी ने प्रोटेक्शन के लिए 1-2 मुसलमान हमारे पुराने एम्प्लॉई थे, उनको रखा, वो मेरे साथ जाते थे। लेकिन एक जिस दिन मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, उस दिन कर्फ्यू लग गया। तो उस दिन हमने वो जा नहीं पाए, इम्तहान ही नहीं दे पाए। तो हम वो इम्तहान निकल गया। तो बाद में जब अगस्त के करीब रिज़ल्ट आया, तो हमारे हेडमास्टर साहब लाला दीनानाथ भंडारी थे हेडमास्टर, तो उनके पास लिस्ट आई लाहौर से। तो मैं तो डरते डरते गया, मैंने सोचा कि पास तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री का दिया ही नहीं है कर्फ्यू की वजह से। लेकिन जब मैं गया तो लकीली मेरा नाम पास में था, और उन्होंने मुझे बड़ा प्यार से शाबाश दी। और उसने कहा 150-200 लड़के में से सिर्फ 70 लड़के ऐसे पास हुए हैं जो कि एक इम्तहान 2 ना देने के बावजूद भी टोटल नंबर पास होने के लिए गए। उनमें से मेरा भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, माँ बाप की आशीर्वाद से मेरा नाम भी था। ओके, तो सर आपने बताया कि आपने 10th मैट्रिक तक वहाँ से क्लियर किया है जी। तो कुछ टीचर्स के नाम आपको याद होंगे? या बिल्कुल याद है। थाने हमारे मास्टर थे लाला दीनानाथ भंडारी, सेकंड मास्टर इंचार्ज थे शंकर दास जी, उसके अलावा थे बनारसी दास जी, सरदार करतार सिंह जी, सरदारी लाल जी, ऐसे कुछ और भी नाम शायद याद आ सके। तो ये मेरे हमारे टीचर थे। कोई साथ पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनमें से किसी का नाम याद हो? बच्चे पढ़ने वाले मेरे 2-3 यहाँ दिल्ली भी आए हुए हैं। एक तो अमृतलाल खन्ना है, ये इनकी साइज फैक्ट्री थी, वहाँ बहुत असूदा अमीर आदमी थे, यहाँ पे शायद फर्नीचर का काम करते हैं। एक लाला भगवान दास है, वो यहाँ पे उनका भी फर्नीचर का कीर्तिनगर में काम है, वो तो मेरे क्लास फेलो। इस तरह एक और थे
अमृतलाल खन्ना, बलबीर मल्होत्रा, तो ऐसे लड़के थे कुछ। वो इनका बलबीर मल्होत्रा जी की डेथ हो गई है, बाकी का मुझे पता नहीं। लोधी रोड में इनका मास्टर स्टाइल टेलर्स का बहुत बड़ा काम है इनका। तो ये मेरे क्लास फेलो थे। तो अगर हम बात करें थोड़ा और नज़दीक जाने की, तो उस दौरान जैसे हम अगस्त से थोड़ा सा पहले आए, तो कुछ ऐसी बातें होती थी कि बंटवारा होने वाला है या फिर कुछ होगा, ऐसा कुछ? बात ये थी कि वैसे तो वो जून जुलाई से ये शोर मच रहा था कि बंटवारा होगा, पाकिस्तान मुसलमान पाकिस्तान बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं था कि आबादी चेंज होगी, क्योंकि हिंदू जनरेशन से रहे थे, प्रॉपर्टी ये थी। तो ये था कि होगी हुकूमत चेंज होगी। पहले भी तो मुसलमान हुकूमत रही है, तो थोड़ा उतनी आज़ादी शायद ना हो, लेकिन लोग जाएंगे नहीं, लोग बैठे रहेंगे। इसलिए लोगों ने पार्टीशन से पहले कोई माइग्रेट नहीं किया। हालांकि कई जगह चले गए, वहाँ लोग इतने उसमें रुझे हुए थे अफसाबाद की सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक स्टेटस से इस तरह कि वो जहाँ छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। नहीं गए, बहुत कम लोग गए सब। बाकी 1900 अगस्त के बाद ही जब पार्टीशन बंटवारा हो गया, खून खराबा हो गया, तभी गए, आए उसके बाद ही। मतलब विश्वास था ही नहीं कि यहाँ से जाना भी है। इतनी ऐसा होगा कि जनरेशन्स थे बड़ी हिंदुओं की प्रॉपर्टी थी, ज़मीनें थी, एग्रीकल्चर लैंड थी, बहुत बड़ी मंडियाँ थी, अनाज की बहुत बड़ी मंडियाँ थी, मशहूर, जो पंजाब और इंडिया में मशहूर थी, चावल की थी ऐसे। तो कोई ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये होगा, कि ऐसा होगा जाए। ठीक है। एक और बात बता दी उन्होंने, एक हम आरएसएस में जाते थे, वहाँ पे आरएस में जाते थे, तो हमें देखा देखी वो मुसलमान लड़कों ने भी एक मुस्लिम जमात सी बना रही ली की, वो भी परेड ऐसे ही जैसे हम करते थे ना आरएसएस वाले, तो शुरू कर रही। उन्होंने 1947 में लिस्ट बनाई उन्होंने, क्या नाम है, हिंदू लड़कों की जो कि एक्टिव है आरएस के को मारने की। वो 22 लड़के थे, उसकी लिस्ट बनी थी, जिसमें मेरा भी नाम था कि इनको जाने नहीं देना इंडिया, इनको मार देना है। बट साहब वो किस्मत को और मंजूर था, वो और डिफरेंट हिस्ट्री है, अगर मौका लगा बताएगा कैसे आप निकले वहाँ से। तो इस तरह दहशत काफ़ी थी, लेकिन जो ज़्यादा मारने वाले लोग थे, छुरेबाजी वाले, वो थोड़ा बाहर के आए हुए थे। इससे एक वज़ीराबाद है, उसके पास एक जगह, उसका नाम एग्जैक्ट कुछ है, निज़ामाबाद क्या, कुछ निज़ामाबाद क्या जगह का नाम है, वहाँ के लोहार बड़े थे। तो वो यहाँ पे आके काफ़ी उन्होंने कुछ गांव के आसपास के बीच पे, शहर के अंदर तो इतना नहीं आ सके, पर पास गांव में हिंदुओं को काफ़ी मारा है। ओके। एक और पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त थी कि शोर मचाते थे कि सरदार आ गए, सरदार आ गए, सरदार आ गए, और कर्फ्यू लगवाओ, कर्फ्यू लगाओ, तुम्हारी आपको हिंदुओं को कोई डर नहीं सरदार। लेकिन सरदार कोई नहीं आता था, सब झूठ था। वो सिर्फ लोगों को अंदर बंद करने की बात थी, ताकि वो आके मुसलमान वाले या वो जो बाहर के लोहार थे, वो जो बाहर के आके आए थे खज्जर जनी के लिए करने के लिए, वो अटैक आराम से कर सके। और इसी बहाने लोकल पुलिस ने सारे हिंदुओं के हथियार जो थे लाइसेंस्ड सारे जमा बहाने कर लिए कि आपसे सरदार छीन लेंगे। ये एक बहाना था, एक बड़ी पुख्त प्लान थी कि इस तरह इनसे इनको हथियार से मतलब मैं कर सारे हथियार लेंगे, तो हम लोग काफ़ी एक्सपोज हो गए रिस्क को। उनकी वजह से पहले थोड़े बंदूकों का भी हथियार बहुत होता था उन दिनों में, तो 8-10 करने थी शहर में लोगों के पास, लेकिन वो सारी उन्होंने जमा कर ली। एक वाक़या है कि इन्होंने ये कर्फ्यू लगाया, बलोच मिलिट्री आई 10-12 आदमी, तो हमारे लोग बहुत घबरा गए कि ये बलोच मिलिट्री आप ख़त्म करेंगे, हमें मार देंगे। तो परेशान हो गए। वहाँ से टेलीग्राफ ऑफिस से टेलीग्राम की उसी वक्त लाहौर
भाई हिंदू कॉलेज में जो सेंटर था एवैक्यूएशन का, वहाँ पे टेलीक्यू की कि ये बलोच मिलिट्री आई है, ये कर्फ्यू लगा के बहाना करके ये सब कत्ल कर देगी हिंदुओं को। हिंदू लड़ी लेडीज़ कुओं में जंप करने को तैयार हो गई खुदकशी करने के लिए। माँ बाप ने भी कहा कि बजाय इनका हिस्सा हो जाए तो ये मुसलमानों का नेट हथे चढ़े तो क्या इससे हुर्रियत होगी, बेइज्जती होगी, एक इज्जत का इससे जान देना अच्छा है। लेकिन इतने में भगवान का ऐसा हुआ, कुछ हद तक तो भगवान का बहुत शुक्र है कि वो मिलिट्री बलोच को विड्रा कर लिया 2 घंटे में। गोरखा मिलिट्री आ गई 8 आदमी, और जैसे ही वो आई तो उन्होंने बलोचों को चैलेंज करके निकाल दिया वहाँ से। चैलेंज करके बलोच तो सिविलियन के सामने तो बड़े अकड़ते थे, और ये जैसे उन्होंने गोरखा मिलिट्री को देखा 8-10 आदमी तो दुम दबा के अपने कैंप में चले गए। और वहाँ से बदकिस्मती की बात है, ये अकालगढ़ एक जगह हमारे पास 10-11 किलोमीटर है, बहुत मशहूर अकालगढ़। वहाँ पे सिखों और अंग्रेज़ों की बहुत मशहूर लड़ाई हुई थी, वो हिस्ट्री में भी है। वहाँ जाके उन्होंने 14,000 हिंदू 17,000 में से मार दिया। 17,000 की बात थी, 14,000 मार दिया। कुछ लड़कियाँ उठा के ले गए, 2 दिन में सारी कत्लो गर्द कर दी इसी बलोच मिलिट्री जो यहाँ आई थी। तो एक तरफ से शुक्र है भगवान का हम बच गए, लेकिन एक तरफ दुख है कि हमारे दूसरे कालगढ़ वाले भाई हिंदू भाई चोपड़े ज़्यादा थे, हमारे खतरी वो लोग आपस में रिश्तेदार ये भी आपस में जान पहचान सुनते थे। किसी के 7 मारे गए, किसी के 6 घर के मारे गए, किसी के 5 मारे गए। तो ये अत्यंत दुख का एक मौका था। तो ये उस दौरान ये घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। हाँ, प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग थी। फिर वो न मारते नहीं थे, पैसे मांगते थे अलग से, प्रोटेक्शन बनी हर घर को। तो हमारे घर 500-500 रुपया दो, 1,000 रुपया दो, प्रोटेक्शन बनी। 2 दिन बाद फिर डिमांड करना कि प्रोटेक्शन बनी दो। अभी तो क्या नाम है, अब बाहर के लोग आ रहे बहाना करते थे, और लोग आ रहे हैं आग लगाएंगे, हम उनको रोके करने, कोई बाहर के खुद ही थे करने वाले। तो लेकर एक पैसा बनाने का तरीका था। कहने का मतलब है पूरा जो तंत्र था वो सारे का सारा इस तरह बन गया था कि इनको या तो लूटो या भगाओ। वो इनसे पैसे भी लूटो, इनको डरा के रखो, और इनके सब छू लो। और उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसी मिलिट्री आएगी इनको निकाल लेगी। तो वो तो कहते इनको एक घेराबंदी की है, ये मजबूर हो जाए कि सब कुछ सरेंडर। वैसे भी सब कुछ छोड़ ही आए थे लोग, थोड़ा बहुत ही जो कैश वैश या जेवर कोई ले आए, बाकी तो कुछ सामान कोई मेरे शहर से कोई लेके नहीं आया, एक्सेप्ट फॉर कुछ ज्वेलरी ले आया या थोड़ा बहुत कैश ले आया। अच्छा, वो आप कह रहे थे कि उन्होंने अपनी एक, जैसे आपने आरएसएस ज्वाइन किया तो उन्होंने अपनी एक बनाई कि वो पूरी कहानी बताइए। वो ऐसा था जी कि ये बड़े जेलसी थे कि हिंदू लड़के सुबह जाके वहाँ पे परेड करते हैं। एक देवी द्वारा जगह थी, वहाँ पे खुला मैदान था, वहाँ करते थे आरएसएस वाले। वहाँ को 60-70 लड़के रोज़ सुबह इकट्ठे होते थे। बड़ी उनके पास बड़ी एक देशभक्ति की भावना थी, और वो उसमें जाके अपना करते। तो उसको जब वो काफ़ी देर से 1-2 साल पहले से ही चल रहा था, लेकिन जब पार्टीशन के डेज़ आए तो इन्हों को अप्रेंटिसशिप की वजह से एक और जो छोटी सी जमात बना ली, नौजवान लीग पता नहीं कैसे कुछ ऐसे था। वो भी थोड़ी बहुत ही ऐसे, कोई डिसिप्लिन नहीं थे। आरएसएस वाले तो बड़े डिसिप्लिन थे, ये तो ऐसे ही थे। तो एक सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए तो ये उस थोड़ी सी बात इन्होंने लिस्टें बनाई कि हिंदू लड़के कौन कौन से एक्टिव है इस आरएस में, शहर में। बहुत बड़ा शहर तो नहीं था ना, इसलिए बड़ी जल्दी लिस्ट बन गई 22 आदमियों की कि इनको जाने नहीं देना, इनको मार देना है। इनके पीछे 2-2 एक आदमी 2-2 3-3 लगा दिए थे, जहाँ मौका लगे इनको मार दो। अच्छा, हाँ, ये प्लानिंग हो गई थी। यस, बिल्कुल प्लानिंग थी बड़ी। अब हमें ऐसा था कि लेकिन एक हमारे भी कुछ भगवान की समझ हमारे पास कर्म था, मेहरबानी थी। अब हमारा जो धोबी था मुसलमान था, बड़ा पुराना 50 साल से था मेरे जन्म। तो उसने आके बता दिया कि आपके लड़के का, मेरे पिताजी को, मेरे बारे, इसका नाम है, इसको आप छुपा लीजिए, इसको बिल्कुल बाहर ना निकलने दीजिए, इसको उन्होंने छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा किया। तो मतलब एक दुश्मनी सी हो गई थी। दुश्मनी से वो तो एक हिस्सा बढ़ चुका था कि हेटर्ड, ऐसे ओवरऑल हेटर्ड हिंदुओं के लिए। बिल्कुल किस तरह चले जाए, हवेलियाँ खाली कर देंगे, मकान खाली कर देंगे, प्रॉपर्टी इतनी है सारी, मोस्टली प्रॉपर्टी आपको मैंने पहले जिक्र किया है
कि मोस्टली हिंदुओं की थी 80-90%। बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बैंकों को दी, ऐसे बड़े बड़े गोडाउन, राइस शेलर्स लगे हुए हैं, राइस मिलें हैं, आइस फैक्ट्री है, तो सब हिंदुओं की थी। ये सब छोड़ के जाएंगे तो जाए आप। वो कह रहे थे जाओ भूखे मरो हिंदुस्तान जाके, आप आपको यहाँ नहीं रहने देंगे आप। लेकिन बनते भी बहुत थी पहले, मतलब कि अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो अगर ये बात करें कि आपस में भाईचारा बहुत था, आपसी सद्भावना बहुत थी, आना जाना भी था, वो चीज़ें भी थी। नहीं वैसे मैं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसी बात नहीं थी कि हिंदू ज़रा अपर क्लास थे। हिंदू उस छोटी क्लास में नहीं थे, जो मुसलमान ज़्यादा थे। जो हमारी तरफ जो थे मोस्टली वो लोअर क्लास थे, धोबी है, नाई है, ऐसे ही है, छोटे छोटे काम। दे विल नॉट मिक्स अप इन आवर। हर लोगों का, हिंदुओं का सोशल स्टेटस अच्छा था, वेल टू डू थे, दो दो घोड़े की बगियाँ रखी हुई थी, अपने रईसी टांगे, एक आधे ने कार भी एक दो रखी हुई थी। कार तो बहुत कम होती थी उन दिनों में, तो बड़े अच्छी अच्छी बिल्डिंगें थी, तो स्टेटस था उनके बहुत। तो वो इसलिए ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती, शादियों में कोई आना जाना ऐसा नहीं था। ये ज़रूर है कि उनको हर तरफ मदद के लिए करते रहते थे, क्योंकि वो सेवा बहुत करते, सेवा भावना। नाई है, धोबी है, उनको ऐसे ऐसे नहीं कि हर रोज़ देने हैं पैसे, काम किया कपड़े, उनको तो बंधा हुआ है, महीने में इतना देना है या त्यौहार पे इतना देना है, तो वो सारा साल करते रहते थे। ठीक है, एक नौकरी की तरह था। हाँ ना, वो उनके घर बंधे होते थे। वो उन्होंने 15-20 साल, 25-30 घर हिंदुओं में एक एक लिए होते, उसका ही करते थे। उसका रोटी रोज़ी उससे ही चल जाती थी, उनको पैसे मिल जाते थे। मुझे अभी तक अपने नाई के, अपने धोबी का, सबके नाम याद है। क्या तो थे? ये शामुद्दीन हमारा धोबी था, वो भी हमारे कपड़े कपड़े धोता था। कोई जितना कपड़ा जाए धो, एक महीने में इकट्ठे दे दिए, कोई गिनती भी नहीं है, ऐसे ही कुछ दे दिया। कोई त्यौहार आया दे दिया, सब कुछ ऐसे चलता रहा। ऐसे ही मोहम्मद दीन था, नाई था, ऐसे था, एक पेंटर था, बरकत नाम था उसका। तो ऐसे ही चलता था, बस ठीक चलता। परमानेंट जैसे अटैचमेंट होती थी, सिर्फ हमारे से नहीं, औरों को भी करते थे काम, लेकिन सिस्टम से चलता था। तो कहीं ये भी कहानी हो सकती है कि ये जो हिंदू थे वो वेल सेटल्ड थे, और वो जो मुस्लिम तबका था वो गरीब था, तो हम कब्जा करें या इनको यस, भगाएं और बड़ी हम इनकी प्रॉपर्टी पे। बहुत 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 अट्रैक्शन सी प्रॉपर्टी की उनको, बहुत पैसे अट्रैक्शन। हिंदू बड़े अच्छे आराम से रह रहे हैं, नौकर रखे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी हवेली है, इतनी इतनी बड़ी हवेली है जिसके 50-50 कमरे हैं। ये इतने बड़े गोडाउन है जिसमें 50-50 ट्रक, 100 ट्रक का माल अंदर आ जाता है। आइस फैक्ट्री है, शेलर्स हैं चावल के। जो और लोग भी यहाँ, ये आपका प्रोग्राम शायद के आफसाबाद के होंगे, जानते होंगे मेरी उम्र के पास, तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी अच्छे रईसाना तरीके से रह रहे थे। टीम ऑफ सर्वेंट, घर में नौकरों की, ये और वो, अपनी बाहर तबेले बनाए हुए, गौएँ रखी हैं, दूध आ रहा है घर में बाल्टियों की बाल्टी है, और ये खाने पीने। लोग सिंपल थे दो, पर फिर भी वहाँ पे खाने पाने का बहुत होता। फ्रूट हमारे यहाँ बहुत होता था। रेड ब्लेड का बाल्टा तो हमारा हिंदुस्तान में मशहूर था। ऐसा हिंदुस्तान में रेड ब्लेड बाल्टा नहीं होता था जो आफसाबाद में होता था। रेड ब्लेड का बाल्टा, बाल्टे के प्लांट को खून, बकरे का खून देने से बनता है। अच्छा, उसको बकरे का खून देना पड़ता है। ये कई लोगों ने, एक लाला वजीर चंद कपूर थे, एक और थे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे, करम सिंह, दिलीप सिंह थे, उन्हें बड़ा रेड ब्लड का बाल्टा बड़ा मशहूर था, और लोग तोहफे के तौर पे बाबे और कहीं कहीं भेजते थे रिश्तेदारों को। ठीक है। तो उस वक्त इस तरफ आना होता था, दिल्ली की तरफ या अमृतसर, कभी ऐसा कभी? नहीं, ज़्यादा मोस्टली लाहौर तक। लाहौर मेरे शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर था, वहाँ तक, और थोड़ा सा अमृतसर तक। कोई लोग शादियों के लिए कपड़ा वपड़ा लेने के, अमृतसर मशहूर था। तो उसके बियॉन्ड बहुत ही कम, या हरिद्वार जाना, या रिलीजियस के लिए डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, बस इससे ज़्यादा लोगों का नहीं था कुछ आना जाना दिल्ली तक, ऐसा कोई बात नहीं थी। मोस्टली कोई मिलना कोई सीधा आदमी तो अलग बात है ना। हाँ।